Good evening, friends. Today we are discussing income tax MCQs. टैक्स लिखना भूल गई मैं. भूख तो नहीं लग रही थी लेकिन भूल ज़रूर जाती हूँ. तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इनकम टैक्स इज कलेक्टेड ऑन ऑल टाइप्स ऑफ इनकम एक्सेप्ट. इनकम टैक्स हमारे कलेक्ट होते हैं सारे टाइप्स के इनकम पे, लेकिन किसको छोड़कर? इनकम, वो एग्रीकल्चर इनकम को, हाउस होल्ड प्रॉपर्टी, इंडस्ट्रियल इनकम, कैपिटल गेन. तो भाई इंडस्ट्रियल भी इनकम पे भी होती है, कैपिटल गेन पे भी होती है, हाउस होल्ड प्रॉपर्टी पे भी होती है, लेकिन हमारी एग्रीकल्चर इनकम पर नहीं होती. तो आंसर क्या हो गया हमारा? एग्रीकल्चर इनकम. नेक्स्ट, द वे ऑफ टैक्स लाइबिलिटी बाय टेकिंग फुल एडवांटेज प्रोवाइडेड बाय द एक्ट इज. वो तरीका जो टैक्स लाइबिलिटी को, मतलब टैक्स लाइबिलिटी को थोड़ा सा कम कर देता है और इंडिविजुअल को एक एडवांटेज दे देता है. उस एक्ट के द्वारा एडवांटेज मिलता है इंडिविजुअल को. वो कौन सा तरीका होता है? टैक्स अवॉइडेंस का, टैक्स इवेजन का, या टैक्स प्लानिंग का? ऑब्वियसली टैक्स प्लानिंग का. नेक्स्ट, एन इंडिविजुअल इज रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया इफ. कब वो होगा? पर्सन हैव बीन रेजिडेंट इन इंडिया एटलीस्ट 2 out of 10 previous year immediately preceding the relevant previous year. Person been in India for a period of 730 days or more during 7 years immediately preceding the relevant previous year. तो देखो ये वाली कंडीशन भी बिल्कुल सही है और ये वाली कंडीशन भी बिल्कुल सही है. ये दो कंडीशन तो आपको रटनी ही रटनी पड़ेंगी कि 2 साल उसको पिछले 10 साल से प्रिसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर रहना ही रहना पड़ेगा 2 साल 10 में से. फिर 730 डेज या उससे ज्यादा 7 साल के लिए रहना ही रहना पड़ेगा. ठीक, तो हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी कैन बी. क्या हो सकते हैं? डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्रीवियस ईयर इन द सेम असेसमेंट ईयर, डिफरेंट फॉर डिफरेंट असेसमेंट ईयर्स, या ऑल ऑफ द अबव, या नन. तो देखो भाई, रेजिडेंशियल स्टेटस ये उस पर ही डिपेंड करता है जिस साल वो किस, जैसे 2019 में वो 10 दिन रहा, 2017 में वो 40 दिन रहा, तो वो क्या होगा? डिफरेंट टू डिफरेंट असेसमेंट ईयर पर निर्भर करेगा. अगर वो 2020 में क्या पता 4 महीने रहता हो, तो भाई असेसमेंट ईयर में ही तो डिफरेंट टू डिफरेंट असेसमेंट ईयर पे अफेक्ट करेगा ना. तो रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द एन एसएससी कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट असेसमेंट ईयर. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ कैपिटल गेन इज चार्जेबल अंडर. कैपिटल गेन हमारा किसके सेक्शन के अंडर चार्ज होता है? तो ये होता है हमारा 45 के अंडर. 45 कैपिटल गेन 45 के अंदर. ठीक है, आपको ये याद करना पड़ेगा, कैपिटल गेन 45 के अंदर. ठीक है. नाउ द इनकम टैक्स एक्ट 1961. इनकम टैक्स एक्ट 1961 ब्रॉडली कवर्स. किस किस को कवर करता है? बेसिक चार्जिंग इनकम को, रिबेट एंड रिलीफ को, इनकम एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स को, या फिर ऑल ऑफ द अबव को. तो इसको भी करता है, इसको भी करता है, इसको भी करता है. तो आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ द अबव. ठीक. नाउ if the agriculture income is dash, then the agriculture income is considered for calculating tax. More than rupees 5,000 and total income is exceeding exemption limit, more than 5,000 rupees या more than 10,000 rupees या any amount. अगर agriculture income dash, then the agriculture income is considered for calculating tax. तो जब वो 5,000 से ज्यादा, टोटल इनकम इज एक्सीडिंग एग्जम्पशन लिमिट, जब उसकी जो टोटल इनकम है अगर हमने मानी 15,000, अगर वो उससे ज्यादा एक्सीड कर जाती है तो वो हमारी क्या होगी? टैक्स के लायबल होगी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द डेफिनेशन ऑफ इनकम, द इनकम इंक्लूड्स द फॉलोइंग. इनकम किस पर इंक्लूड करती है? प्रॉफिट एंड गेन्स पर, वॉलेंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन पर, डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड रिसीव्ड बाय अ ट्रस्ट पर, या ऑल ऑफ द अबव पर. तो इनकम किस किस पर इंक्लूड करेगी? इनकम क्या क्या इंक्लूड करेगी? ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन,
एनी कमीशन ड्यू और रिसीव्ड, कोई भी कमीशन जो कि ड्यू है और रिसीव बाय अ पार्टनर ऑफ अ फर्म, एक पार्टनर ने फर्म से कोई भी कमीशन रिसीव किया है तो वो नहीं आएगा किस सैलरी इनकम के अंडर। कौन से सेक्शन में? 15 में। अब देखो 15 के मैं आपको 3 सेक्शन याद कराऊंगी 3 चीज के। पहला, कमीशन जो ड्यू है या रिसीव हो चुका है एक पार्टनर के द्वारा फर्म से ही, लेकिन वो इनकम रिगार्ड नहीं की, सैलरी इनकम नहीं होगी। सेक्शन 15 में ऐसा कहा है। इनकम इज चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी अंडर एक्ट 1961, तो वो सेक्शन 15। इनकम जो चार्जेबल होगी अंडर द हेड ऑफ सैलरी अंडर 1961, तो सेक्शन 15 कह रहा है कि तुम्हारी इनकम अगर चार्जेबल है तो अंडर द हेड ऑफ सैलरी इसको चार्ज करेंगे सेक्शन 15 के अंडर। लेकिन एक तरफ वो कह रहा है कि अगर कमीशन और रिसीव किसी पार्टनर ने रिसीव किया है फर्म से, तो वो रिगार्ड नहीं होगा सैलरी इनकम में सेक्शन 15 के। आई होप आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ आया होगा। नेक्स्ट, अंडर सेक्शन 15 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट द सैलरी ड्यू इन प्रीवियस ईयर, कोई भी अगर सैलरी प्रीवियस ईयर में ड्यू है और इवन इफ इट इज नॉट रिसीव्ड, अब भी वो रिसीव नहीं हुई है, तो क्या वो टैक्सेबल होगी? क्या वो पार्शियली टैक्सेबल होगी? क्या वो टैक्सेबल ही नहीं होगी? या फिर कोई भी नहीं? तो वो टैक्सेबल होगी। गवर्नमेंट की नजर में आपको सैलरी मिल चुकी होगी, चाहे आप प्राइवेट में हो चाहे आप गवर्नमेंट में। ज्यादातर ऐसे केसेस प्राइवेट में ही होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की नजर में तो आप फिर भी एक सैलरीड पर्सन है, तो उनको तो टैक्स चाहिए ही चाहिए। उनको इस बात से क्या मतलब कंपनी की कैसी सिचुएशन है, उनको तो टैक्स चाहिए, तो वो टैक्सेबल है। सेक्शन 15 में ही ये बात भी कही गई है कि अगर सैलरी ड्यू इन प्रीवियस ईयर है, सैलरी पिछले साल ड्यू हो चुकी है लेकिन तुम्हें अभी तक भी नहीं मिली, इस साल भी नहीं मिली, तो फिर भी तुम्हें टैक्स तो देना पड़ेगा। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी केम इनटू इफेक्ट ऑन, पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी कब आया इफेक्ट में? 73 में, 80 में, 91 में या 72 में? तो ग्रेट्युटी आया हमारा 72। ठीक, ग्रेट्युटी कब आया? 72 में। नेक्स्ट, द सैलरी ऑफ द नॉन रेजिडेंट रिसीव्ड फॉर द पीरियड इन विच ही इज वर्किंग इन इंडिया इज नॉट टैक्सेबल। ये कह रहा है कि अगर सैलरी है एक नॉन रेजिडेंट की, उसको रिसीव करनी थी मतलब अपने देश में, फॉर द पीरियड इन विच ही इज वर्किंग, अब वो अपने देश को छोड़कर इंडिया में किसी काम से आया, तो वो कह रहे हैं क्या वो टैक्सेबल नहीं होगी? गलत, फॉल्स, वो होगी। क्यों? क्योंकि जब वो वहां से उसने मतलब उसको वहां से क्या पता बिजनेस से मिली हो, बिजनेस से आई है, तो उसने उस कंट्री में तो उसका काम है नहीं, वो तो इंडिया में आकर अब काम करने लगा, तो उसको जब ड्यू वाली सैलरी इस साल मिली है इंडिया में, तो वो टैक्सेबल वहां से थोड़ी ना होकर आई होगी, वो उसको यहां आकर टैक्सेबल करनी पड़ेगी। ही इज वर्किंग इन इंडिया इज नॉट टैक्सेबल, क्या वो टैक्सेबल नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? फॉल्स है, होगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी, इनमें से कौन सी सैलरी हेड सैलरी में इनकम टैक्सेबल नहीं होगी? पहला, रेम्यूनरेशन पेड टू लेक्चरर ऑफ अ कॉलेज फॉर सेटिंग अ क्वेश्चन पेपर, सैलरी रिसीव्ड बाय अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, कमीशन रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉई डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, या ए और बी। ये किस किस को कह रहा है कि कौन से में सैलरी नहीं मिलेगी? रेम्यूनरेशन पेड मतलब टैक्सेबल नहीं होगी, सैलरी तो मिलेगी लेकिन टैक्सेबल नहीं होगी। रेम्यूनरेशन दे रहे हैं लेक्चरर ऑफ कॉलेज को, तो एक बात आपको पहले ही बता दूं कि जो कॉलेज में सैलरी मिलती है ना, वो हमारा सब कुछ टैक्सेबल और पीएफ वगैरह काट कर ही मिलती है। ठीक है, अगर आपकी सैलरी आपको बोला है ना 90,000 है, तो वो सब कुछ काट के मानकर चलो आपकी 2,000 काट चुके हैं, ठीक है, तो आपको कितनी मिलेगी? 87,000। अगर आपकी 1 लाख है तो मतलब आपको मिलेगी 97 या 6,000 के करीब। ठीक है, तो वो काट कर ही देते हैं। सैलरी रिसीव्ड बाय अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये भी हमारी कट कर ही मिलती है। कमीशन रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉयड डायरेक्टर, तो ये हमारी नहीं काट कर मिलती, इस पे बाद में कंपनी टैक्स देती है, ये आपको पता है कि कंपनी टैक्स देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, total income is to be rounded off to the nearest multiple of and tax that is to be rounded off to the nearest multiple of.
तो इसमें होगा 10-10, मतलब देखो 10-10 का मतलब है कि अगर 96255 है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 962550, क्योंकि अगर कोई इनकम 5 या 5 से बड़ी है, 6, 7, 8, 9 है, तो उसका ऑटोमेटिकली हम क्या कर देंगे, ये अगर 58 होता तो हम इसको कर देंगे 60, लेकिन अगर 5 से कम है तो वो जो इसके साथ लिखा हुआ है उसके साथ आप बस 0 लगा दो, ठीक है। तो वो यही कह रहा है कि 10-10 के बेस पे हम उसको राउंडेड ऑफ करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा होमवर्क का क्वेश्चन है। आप ये मेरे को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता सकते हैं, अगर आप गलत बताएंगे तो आई विल करेक्ट यू। इफ एन एम्प्लॉय ट्रांसफर्स सेकेंड हैंड मोटर कार टू द एम्प्लॉय, द perquisite is valued at actual cost less depreciation 30% of for every completed year under straight line method, actual cost less depreciation at the rate 20% every completed year under WDV method, या actual cost less depreciation 30% for the completed year under WDV method, actual cost less depreciation 20% every completed year under SLM method। तो इसमें से कौन सा हमारा सही होगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगर आपको नहीं आता होगा तो मैं आपको समझा दूंगी कमेंट सेक्शन में, ओके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।